हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। माय नेम इज हिमानी, योर बायोलॉजी एजुकेटर। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं PYQ। जो भी बच्चे यूपी के हैं, यूपी बीएससी करना चाहते हैं, यूपी से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कंसर्न था मैम यूपी के बच्चों के लिए भी PYQ लेके आइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए। तो जो बच्चे अभी 2026 में एग्जाम देंगे उनके लिए हम PYQ सॉल्व करवा रहे हैं 2025 का। जो आपका एग्जाम हुआ था बेटा 2025 में उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे पूरा डिटेल में कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे, कैसे क्वेश्चन आए थे, और क्योंकि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपके 26 में कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। PYQ से हमें आइडिया हो जाता है, और आपको पता है समटाइम्स ये बहुत बार आपके जो PYQ हैं वो रिपीट होते हैं। तो बायोलॉजी का हम यहाँ पे डिटेल में PYQ सॉल्व करेंगे क्वेश्चन के साथ। तो बेटा स्टार्ट करते हैं, जिसमें हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी है और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी है। जो आपका क्वेश्चन है वो इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, तो इसको हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं और साथ में इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा इसको फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर आप बायोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है आपका, इसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद हर एक ऑप्शन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, एसेंशियल प्रोटीन एंड लिपिड्स रिक्वायर्ड फॉर सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन द मैन्युफैक्चर। और हिंदी में क्या लिखा है, कोशिका की झिल्ली बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रोटीन एंड लिपिड का निर्माण होता है। अब अगर हम कोशिका की बात करते हैं मतलब हम एक सेल की बात करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला, सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन और लिपिड्स का फॉर्मेशन कौन करता है। तो अगर मैं बात करूं बेटा इसमें लाइसोसोम, लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग बोलते हैं, इसको हम सुसाइडल बैग बोलते हैं बेटा। तो ये तो प्रोटीन का काम नहीं करता है, ठीक है, इसको हम सुसाइडल बॉक्स बोलते हैं। क्रोमोसोम्स तो आपको पता है हमारा जेनेटिक मटेरियल है। अगर मैं सेल की बात करूं, इसके अंदर हमारा न्यूक्लियस है, उसके अंदर जो हमारा जेनेटिक प्रोडक्ट है उसको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। तो क्रोमोसोम्स तो इसका आंसर नहीं होगा बेटा। तो लाइसोसोम नहीं है, क्रोमोसोम्स नहीं है। एंडोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया को तो हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, इसको तो हम बोलते हैं बेटा पावर हाउस ऑफ द सेल, हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर मैं बात करूं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बेटा इसके अंदर आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है। तो अगर मैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करूं और आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करते हैं SER और RER, ठीक है, इनकी अगर हम बात करते हैं तो रफ वाला बेटा आपका प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, ये प्रोटीन बनाता है। और अगर मैं स्मूथ की बात करती हूँ तो स्मूथ वाला आपका लिपिड बनाता है या फिर फैट बनाता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो जाएगा वो क्या जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, सेल के अंदर प्रोटीन और लिपिड का फॉर्मेशन करता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं, हम प्रोटीन फैक्ट्री आपका राइबोसोम्स को बोलते हैं। राइबोसोम क्या है आपका, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, जो प्रोटीन की फैक्ट्री है। बाकी अगर आपसे पूछा जाता है कि पोस्ट हाउस ऑफ द सेल कौन है, ठीक है, तो आपको पता है जो गोल्गी अपरेटस है आपका, गोल्गी अपरेटस, वो क्या है, पोस्ट हाउस ऑफ द सेल। तो यहां से सेल से बनने वाले क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपका जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा, हु कॉइन्ड द टर्म सेल। हु कॉइन्ड द टर्म सेल का मतलब है, या तो आपसे पूछा जाएगा कि सेल का जो शब्द है वो किसने लेके आया था, किसने उसकी खोज करी थी। इसका मतलब क्या है, कोशिका शब्द का प्रयोग किसने किया था, या फादर ऑफ द सेल। फादर ऑफ सेल किसको कहा जाता है, तो इन दोनों का आंसर आपका क्या जाता है, रोबर्ट हुक। आपको पता है रोबर्ट हुक ने सेल की खोज करी थी, या सेल का जो शब्द है वो कौन लेके आया था, आपका रोबर्ट हुक लेके आया था। तो इसका आंसर आपका क्या जाएगा बेटा, रोबर्ट हुक इसका आंसर जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंटीबॉडी प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रॉम विच प्रोटेक्ट द न्यूबॉर्न फ्रॉम द सर्टेन डिजीज ऑफ। इसका मतलब है जो नवजात शिशु को कुछ विशेष रोगों से बचाने वाला कोलेस्ट्रॉम में उपस्थित एंटीबॉडी का प्रकार है। कोलेस्ट्रॉम का मतलब होता है जो फर्स्ट मदर मिल्क, अगर हम बात करते हैं इसका मतलब है कि मदर मिल्क में, ठीक है, मदर मिल्क में
मतलब माँ के दूध में बेटा कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है? कोलेस्ट्रॉम क्या है? जो फर्स्ट मिल्क आता है, जो फर्स्ट मिल्क है बेटा उसको हम कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं। मतलब मदर, अगर आपसे घुमा के पूछेगा तो आपसे पूछेगा कि मदर मिल्क में कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है जो बच्चों को बहुत सारे डिजीज से प्रिवेंट करती है। ठीक है, एंटीबॉडी का मतलब क्या है? इम्यूनिटी। हम इम्यूनिटी प्रोवाइड करें। इम्यूनिटी मतलब क्या है? डिफेंस चीजें जो बच्चों को डिजीज से, बहुत सारी बीमारियों से बचा रही है। तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले दोनों कर सकते हैं। तो सबसे पहले है आईजीजी। आईजीजी ऐसी होती है बेटा जो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। जो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है उसको हम क्या बोलते हैं? आईजीजी। ये प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमने बोला आईजीए। आईजीए आपका आंसर क्या जाएगा? आईजीए। आईजीए क्या है? जो मदर की मिल्क में प्रेजेंट है। जो किस में प्रेजेंट है बेटा? मदर के मिल्क में। आईजीएम की बात करते हैं तो ये मैक्रो होती है, बहुत बड़ी, जो साइज में बड़ी होती है उसको हम आईजीएम बोलते हैं। ये कभी भी प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती। ठीक है, प्लेसेंटा को क्रॉस करके मतलब बच्चे में चले जाना। तो आपको पता है जब बच्चा मदर के वोम में होता है, प्लेसेंटा एक बैरियर होता है कि कुछ भी चीजें हैं जो प्लेसेंटा से क्रॉस करके बच्चे में नहीं जाती है। तो कुछ ऐसी एंटीबॉडी हैं जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे में चल जाती है, जैसे आईजीजी है और आईजीए जो बच्चे मदर की मिल्क में पाई जाती है। नेक्स्ट आपका आईजीई। आईजीई बेटा किसके लिए होती है? एलर्जी के लिए। जो एलर्जी कंडीशन में आएगी उसको हम क्या बोलते हैं? आईजीई बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जाएगा आईजीए। आईजीए किस में प्रेजेंट होती है? मदर के मिल्क में, या फिर कोलेस्ट्रॉम जिसको हम बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉम क्या है? फर्स्ट मदर मिल्क जो हम नवजात या बच्चे को पिलाते हैं उसको बहुत सारी बीमारी से बचाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या जाएगा बेटा? आईजीए जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज एन एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड मतलब खाने योग्य भूमिगत तना कौन सा है? खाने योग्य भूमिगत मतलब जो भूमि के धरती के अंदर होता है। अंडरग्राउंड मतलब जो धरती के अंदर होता है। तो इसमें खाने योग्य क्या है बेटा? अगर मैं आपकी मूंगफली की बात करती हूँ तो मूंगफली नहीं है जो अंडरग्राउंड होती है। टमाटर तो ऊपर होता है। गाजर की अगर हम बात करें तो बेटा ये आपकी रूफ में होता है, ये तने में नहीं होता, स्टेम में नहीं होता। तो गाजर आपने देखा खाने योग्य तो है बट ये जड़ में नहीं हो रहा। जड़ की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हमने क्या बोला? जो स्टेम में होता है। स्टेम में, गाजर स्टेम में नहीं होता है, गाजर आपका रूफ में होता है। गाजर आपका रूफ में होता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जाएगा पोटैटो या फिर आलू, क्योंकि खाने योग्य जो भूमिगत तना कौन सा है? तने के अंदर आपका आलू आता है बेटा। तने के अंदर क्या आता है? स्टेम मतलब आलू। ठीक है, तो आलू आपका खाने योग्य है यहाँ पे, तो आपका आंसर जाएगा पोटैटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट। तो इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है बेटा? इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है? अगर हम बात करें तो जल्दी से इसका आंसर दो कि इसमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो आपका क्या करता है? बाइकार्बोनेट। हमने क्या बोला? जो क्या करेगा बेटा? बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो हमने क्या बोला? जो क्या करेगा? बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या जाएगा बेटा? अगर मैं एंजियोटेंसिन की और एपिनेफ्रिन की बात करती हूँ तो ये हमारा पैनक्रियाटिक से कहीं से भी रिलेटेड नहीं है। गैस्ट्रिन और इंसुलिन भी नहीं है। यहाँ पे इंसुलिन एंड ग्लूकागोन भी नहीं है। तो यहाँ पे आपका कॉलिसिस्टोकाइनिन एंड आपका सेक्रेटिन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या जाएगा? कैलेसिस्टोकाइनिन एंड सेक्रेटिन। ये आपके हार्मोन क्या है? ये क्या करते हैं? कौन से हार्मोन? अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय रस एवं बाइकार्बोनेट के उत्पादन को उत्तेजित करते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या जाएगा बेटा? डी आंसर जाएगा। यहाँ पे जो आपका आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? डी आंसर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। देखो स्केलेटल सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, एक ऐसा सिस्टम जो बोन से बना हुआ है, जिसमें सारी बोन्स है। तो अगर हम स्केलेटल सिस्टम की बात कर रहे हैं मतलब हम बोन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो स्केलेटल सिस्टम हमने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन इसमें से क्या नहीं है? लोकोमोशन। लोकोमोशन तो है बेटा इसका सिस्टम, मतलब चलन। क्या हम बोन्स और मसल से चलते ही नहीं है बेटा? तो लोकोमोशन तो है ना बेटा इसका। लोकोमोशन का मतलब क्या है? चलन। चलन तो हम किसकी हेल्प से कर रहे हैं? बोन की हेल्प से कर रहे हैं। तो लोकोमोशन तो इसका फंक्शन है। नेक्स्ट है इसमें प्रोडक्शन ऑफ इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट का मतलब क्या होता है? आरबीसी। तो ये आरबीसी का प्रोडक्शन तो करता है। आरबीसी का प्रोडक्शन कौन करता है बेटा? रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो करती है।
तो ये आरबीसी का प्रोडक्शन तो ये कर रहा है बेटा रेड बोन मेरो, तो लाल रक्त कणिकाओं का उत्पादन तो ये करता है, तो ये ऑप्शन भी ठीक है। खनिजों का भंडार मतलब स्टोरेज ऑफ मिनरल, यहाँ पे स्टोर मिनरल का स्टोरेज भी ये करता है। तीन काम तो इसके हैं कि लोकोमोशन में हेल्प करता है, इरिथ्रोसाइट का प्रोडक्शन करता है, मतलब आरबीसी को प्रोडक्शन कर रहा है बेटा ये। स्टोरेज ऑफ मिनरल, मिनरल का स्टोरेज भी ये करता है, मिनरल को स्टोर करके भी रखता है। बट ये क्या नहीं करता है, अगर हम बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट, बॉडी हीट का प्रोडक्शन ये नहीं करता। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या जाएगा बेटा, डी ऑप्शन करेक्ट जाएगा। यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो क्या जाएगा कि शरीर की गर्मी का उत्पादन ये नहीं करता। ये कौन करता है, अगर हम मसल्स की बात करते हैं तो मसल हमारे अंदर हीट का प्रोडक्शन करती है, जबकि हमारे अंदर स्केलेटल सिस्टम नहीं करता है। मतलब मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम, मसल्स की अगर हम बात करें वो हीट का प्रोडक्शन कर रही है, स्केलेटल सिस्टम हीट का प्रोडक्शन नहीं करता है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा दैट इज डी, क्योंकि ये हीट का प्रोडक्शन नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा इसमें अमीबा एक्वायर इट्स फूड थ्रू दी प्रोसेस। जो अमीबा है वो अपना भोजन किस प्रक्रिया से प्राप्त करता है, किस प्रक्रिया से प्राप्त करता है? क्या यहाँ पे आपका एंडोसाइटोसिस होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, प्लाज्मोलाइसिस होता है या एक्सोसाइटोसिस होता है? तो अगर हम अमीबा की बात करते हैं बेटा, अमीबा एक्वायर करता है अपने फूड को किस प्रोसेस के थ्रू? एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू क्या करता है, एक्वायर करता है। तो योर करेक्ट आंसर विल बी ए, एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस की तरह के थ्रू ये क्या करता है बेटा, आपकी जो प्रोसेस है फूड थ्रू दी प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू अ सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। तो यहाँ पे हमने बोला सेलेक्टिव मेम्ब्रेन क्या होता है, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के माध्यम से जल अणुओं की गति को कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल थ्रू अ सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव मतलब ये हमारी सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है। जैसे अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं वो भी क्या करती है, सेलेक्टिव परमेबल मतलब जो कुछ ही चीजों को अंदर जाने देती है जो बेनिफिशियल है, जैसे जो सेल के लिए बेनिफिशियल है। ये जो सेल मेम्ब्रेन है बेटा आपकी उन्हीं चीजों को अंदर जाने देगी जो सेल के लिए अच्छे हैं, सेल के लिए बेनिफिशियल है, बाकियों को नहीं जाने देगी। तो सेलेक्टिव चीजों को ही जो अंदर जाने देती है उसको हम बोलते हैं सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, जो सेलेक्टिव चीजों को ही अंदर जाने दे रही है। ठीक है, तो सेलेक्टिव चीजों को ही अंदर जाने दे रही है। अब उसमें हमने बोला थ्रू सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन कॉल्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। वाटर का जब भी मूवमेंट होता है बेटा वो ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। देखो दो चीजें होती है, एक अब आपका एयर का मूवमेंट होता है, एक वाटर का मूवमेंट होता है। तो एयर का मूवमेंट हमेशा ही हायर से लोअर की तरफ होता है, मतलब हाई चीज से लो की तरफ, हायर टू लो की तरफ होता है। तो हायर टू लो वाले को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन, क्योंकि गैसेस का जब हमारा एक्सचेंज होता है वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है, डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू। और जो भी चीज अगर हम सॉल्यूट की बात करते हैं या वाटर की बात करते हैं तो ये हमेशा ही बेटा हाई से, जैसे ये हाई से लो की तरफ जाती है तो ये लो से हाई की तरफ जाती है, लो टू हायर। ठीक है, ये लो से हाई की तरफ जाती है, उस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो वाटर का जो मूवमेंट होता है वो लो से हाई की तरफ होता है, उस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। अगर एयर की हम डिफ्यूजन की बात करते हैं तो डिफ्यूजन हमेशा हाई से लो की तरफ जाती है। परमेबिलिटी का मतलब होता है कि वो किस चीज को कितना अंदर जाने दे रही है। हाइड्रोलाइसिस मतलब, हाइड्रो मतलब वाटर, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन होना। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया। यहाँ पे आपका आंसर जाएगा बेटा ऑस्मोसिस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड। इसको हम क्या बोलते हैं, देखो एक है आपका लिगामेंट जो बोन को बोन से जोड़ती है, एक आपका होता है टेंडन जो मसल्स और बोन को जोड़ती है। ठीक है, अगर मसल से बोन जुड़ रही है तो उसको हम टेंडन बोलते हैं, मसल्स टू बोन। और लिगामेंट मतलब होता है बोन बोन से कनेक्ट हो रही है, उसको हम लिगामेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है टू बोन, दो बोन आपस में कनेक्ट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल एक बोन आपकी ये है, ठीक है, और एक बोन आपकी ये है, ये दो बोन है आपकी
अब ये दो बोन आपस में कनेक्ट हो रही है बेटा, ये जो दो बोन आपस में कनेक्ट हो रही है ईच अदर से, दो हड्डियां आपस में जुड़ने वाले संयोजी ऊतक को क्या कहते हैं? जो इनको ऊतक मतलब क्या होता है? टिश्यू बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जो अलग टाइप के कनेक्टिव टिश्यू से आपस में जुड़ रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं बेटा? उसको हम लिगामेंट बोलते हैं। जबकि जो मसल्स को बोन से जोड़ती है, ठीक है, मसल्स और बोन आपस में जुड़ रहे हैं तो उसको हम टेंडन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका लिगामेंट आंसर जाएगा, टेंडन नहीं है। दूसरा है कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है? आपका सॉफ्ट पार्ट, ठीक है, कोई भी चीज का सॉफ्ट पार्ट, जैसे ये बोन है, ये हमारी नेजल बोन है और ये नीचे क्या है? हमारे जो सॉफ्ट पार्ट आपको दिख रहा है दैट इज कार्टिलेज, ठीक है, जो मूवेबल होता है, जो सॉफ्ट होता है, बोन की तरह होता है बट प्रोडक्ट तो वो करता है बट वो मूवेबल, मूव भी कर सकता है और सॉफ्ट भी होता है। अगर आप उसको पाल्पेट करें तो वो सॉफ्ट भी होता है। तो जो दो बोन जब आपस में कनेक्ट होती है बेटा थ्रू दी कनेक्टिव टिश्यू, किसी टिश्यू के थ्रू, तो उस टर्म को हम बोलते हैं लिगामेंट। अगर मसल्स को बोन से, ठीक है, मसल्स बोन से जुड़ रही है उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? टेंडन बोलते हैं। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इट्स ड्यू टू। अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं कि प्लांट्स में फ्लेक्सिबिलिटी किस कारण आती है, पौधों में लचीलापन किसके द्वारा आता है, तो उसको हम बोलते हैं बेटा कॉलेनकाइमा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉलेनकाइमा। इसके थ्रू जो हमारे पौधे हैं उसमें क्या आता है? लचीलापन देखने को मिलता है। तो द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स किसके द्वारा देखी जाती है, किस वजह से देखी जाती है, उसको हम बोलते हैं बेटा कॉलेनकाइमा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट एंटर इन दी आई थ्रू। जो आईज में लाइट एंटर होती है वो किस ऑर्गन के थ्रू होती है? अगर हम आई की बात करते हैं, जो फर्स्ट ऑर्गन जो लाइट जहां से एंटर हो रही है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कॉर्निया बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या जाएगा? आंख में प्रकाश प्रवेश करता है, किसके द्वारा प्रवेश करता है? कॉर्निया के द्वारा प्रवेश करता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या जाएगा? कॉर्निया जाएगा, कि लाइट एंटर होती है आई में थ्रू दी कॉर्निया, कॉर्निया के थ्रू हमारी जो लाइट है वो एंटर होती है। The next one is reproduction by the single parents is called। अगर एक पेरेंट्स के द्वारा बेटा प्रजनन हो रहा है, मतलब एक एकल जनक द्वारा प्रजनन कहलाता है। एक सिंगल पेरेंट से अगर हमारा रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? जब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या है? जब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, दो लोग इन्वॉल्व हैं, दो पेरेंट्स हैं। सिंगल पेरेंट्स में आपका क्या जाएगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे इन विवो फर्टिलाइजेशन तो आपका क्या हो जाता है? अगर हम इन विवो, जैसे हम आईवीएफ की बात करते हैं, आईवीएफ आपका इन विवो फर्टिलाइजेशन है बेटा। और यहाँ पे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो पेरेंट्स के बीच होता है। एसेक्सुअल कौन करता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर रिप्रोडक्शन बाय सिंगल पेरेंट्स, अगर एक सिंगल पेरेंट्स एकल जनक द्वारा प्रजनन कहलाता है आपका, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? अलैंगिक प्रजनन बोलते हैं। लैंगिक नहीं, इन विट्रो नहीं, जीवित निषेचन नहीं, इसको हम बोलते हैं अलैंगिक प्रजनन, मतलब ए रिप्रोडक्टिव, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको हम बोलते हैं। अगर एक सिंगल पेरेंट्स के द्वारा क्या होता है? आपका रिप्रोडक्शन होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिजिकल चेंजेस इन द बॉडी एट प्यूबर्टी ऑल आर एक्सेप्ट। इसका मतलब क्या है? फिजिकल चेंजेस मतलब हमारी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस होते हैं, ठीक है। प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है? यौवन अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन निम्न में से सभी है सिवाय, ठीक है, इनमें से सब कुछ है। जब हम प्यूबर्टी के स्टेज में पहुंचते हैं बेटा, प्यूबर्टी मतलब जब हम यंग स्टेज पे पहुंचते हैं, इन सब में हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे बच्चे हम होते हैं, बच्चे के बाद जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं, प्यूबर्टी के स्टेज में आते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर फिजिकली कुछ चेंजेस होने लगते हैं, गर्ल्स के अंदर भी एंड बॉयज के अंदर भी। अब वो चेंजेस इनमें से सब कुछ है, इनमें से एक ऐसा है जो हमारी बॉडी के अंदर नहीं होता है। तो वो चेंजेस की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले लिखा है ब्रेस्ट का डेवलपमेंट। तो आपने देखा होगा लड़कियों के अंदर, फीमेल के अंदर स्तनन का विकास होता है, मतलब ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, ब्रेस्ट हमारी डेवलप होती है। द नेक्स्ट वन इज ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो आपने देखा होगा गर्ल्स के अंदर आपकी मेंसेस साइकिल स्टार्ट हो जाती है या मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं जब भी हम प्यूबर्टी के स्टेज में पहुंचते हैं या हम यंग एज में पहुंचते हैं। तो ये तो हमारे अंदर होता है बेटा। ये सारे चेंजेस तो देखने को मिलते हैं कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है और मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है, वॉइस में चेंजेस हो जाते हैं, हैवीनेस हो जाती है। तो अगर आपने बॉयज की वॉइस देखी होगी तो पहले के कंपैरिजन में बॉयज की वॉइस में चेंजेस आते हैं, उनकी वॉइस थोड़ा हैवी हो जाती है, लड़कों की आवाज थोड़ी चेंज हो जाती है, थोड़ी हैवी हो जाती है। तो वॉइस में चेंजेस भी हमें देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पे क्या लिखा है? डिक्रीज इन हाइट। क्या हमारी हाइट डिक्रीज होती है बेटा?
हाइट डिक्रीज नहीं होती, हाइट हमारी बढ़ती है। तो यहाँ पे आपका आंसर जाएगा इंक्रीज हाइट। इंक्रीज हाइट, हाइट हमारी इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है बेटा हमारी हाइट, जबकि डिक्रीज नहीं होती है। तो हाइट हमारी इंक्रीज होगी, डिक्रीज नहीं होगी। उन्होंने लिखा है ऊंचाई में कमी। तो जब भी हम प्यूबर्टी में होते हैं बेटा, ये सारे चेंजेस हमारे अंदर देखने को मिलते हैं, एक्सेप्ट कि हमारी हाइट कम नहीं होती, हमारी हाइट बढ़ती है। कि आप जैसे जैसे एज में बड़े होगे तो फिजिकल स्ट्रक्चर में क्या आपकी हाइट कम होगी? हाइट कम नहीं होगी, हाइट ज्यादा होगी। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या जाएगा? डी आंसर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ऑफ फूड चेन इज कंपोज्ड ऑफ। जो हमारी फर्स्ट, इसमें क्या लिखा है? खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर होता है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला का, इस क्वेश्चन को पढ़ो फिर इसको हम अटेम्प्ट करेंगे जल्दी से। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा गया है बेटा? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन इज कंपोज्ड ऑफ। तो खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर होता है। तो आपको पता है इसका प्रथम आंसर क्या होता है? हेटेरोट्रॉप्स नहीं होता है, ऑटोट्रॉप्स होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? स्वपोषी बोलते हैं। परपोषी, शाकाहारी, मांसाहारी नहीं बोलते, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? स्वपोषी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या है आपका? ए करेक्ट आंसर है कि ऑटोट्रॉप्स इसको हम बोलते हैं। ठीक है, ऑल्सो हिंदी मीडियम वाले भी यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी। तो हमने हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा डिजीज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिट। निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग नहीं है? इनमें से ऐसी कौन सी डिजीज है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होती, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से ट्रांसमिट नहीं होती? तो आपने देखा होगा जो सिफिलिस है बेटा, दैट इज अ काइंड ऑफ क्या है? आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ये सेक्सुअल दो, अगर आप मल्टीपल आपके सेक्सुअल पार्टनर हैं तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ये सेक्स करने से ट्रांसमिट होती है। तो सिफिलिस तो है बेटा। अगर हम सिफिलिस की बात करते हैं तो ये तो ट्रांसमिट होती है आपकी। दूसरा है बेटा आपका HIV एड्स। तो HIV एड्स तो ऑल्सो अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो यहाँ पे आपका आंसर HIV भी जाएगा। नेक्स्ट है आपका गनोरिया। गनोरिया भी क्या है? आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ठीक है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, ये भी है। अगर हम हेपेटाइटिस की बात करते हैं तो हेपेटाइटिस किससे होती है बेटा? गंदा खाना या गंदा पानी से। हेपेटाइटिस कंटामिनेटेड फूड एंड कंटामिनेटेड वाटर से होती है। तो इसका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड से कोई मतलब नहीं है। ये किससे होती है बेटा? हेपेटाइटिस जो ए है ये कंटामिनेटेड वाटर या कंटामिनेटेड फूड से होती है। फूड या फिर आप कंटामिनेटेड वाटर से होने वाली ये आपकी लिवर की डिजीज है बेटा। तो यहाँ पे लिवर की प्रॉब्लम हो जाती है हेपेटाइटिस में। तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो या सेक्सुअल ट्रांसमिशन की वजह से हो। जबकि जो सिफिलिस है आपकी, ठीक है, दूसरी आपकी HIV एड्स है और गनोरिया है, ये सारी ही डिजीज किससे स्प्रेड होती है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? हेपेटाइटिस ए आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ग्रोथ हार्मोन इन प्लांट। प्लांट पे ग्रोथ हार्मोन कौन सा होता है? तो अगर हम प्लांट की बात करते हैं, पौधों में वृद्धि हार्मोन जो वृद्धि करवाता है वो कौन सा होता है? अगर हम इंसुलिन की बात करें बेटा, इंसुलिन आपका पेनक्रियास से रिलीज होता है, तो इसमें पौधों में ये ग्रोथ तो नहीं करवाता। नेक्स्ट हमने थायरोक्सिन, ये एक थायराइड हार्मोन है बेटा। थायरोक्सिन क्या है? थायराइड हार्मोन है। जबकि इंसुलिन क्या है? पेनक्रियास से निकलने वाला जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है। ठीक है, इसका कोई कोरिलेशन नहीं है इससे। एस्ट्रोजन तो आपको पता है फीमेल हार्मोन है आपका। तो अगर हम साइटोकाइनिन की बात करते हैं, साइटोकाइनिन क्या है आपका? साइटोकाइनिन ऐसा हार्मोन है बेटा जो क्या करवाता है? पौधों में वृद्धि करवाता है। पौधों में वृद्धि करवाने वाला हार्मोन कौन सा आपका? साइटोकाइनिन है, क्योंकि इंसुलिन तो नहीं है, हमने पढ़ा है। थायरोक्सिन आपका क्या है बेटा? थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन है। ठीक है, T4 की हम बात करें तो थायरोक्सिन थायराइड हार्मोन है आपका। दूसरा आपका एस्ट्रोजन एक फॉलिकुलर हार्मोन है जो फीमेल हार्मोन है बेटा। तो इसका कोई रिलेशन नहीं है पौधों की वृद्धि करवाने में। तो साइटोकाइनिन क्या है आपका? एक ऐसा हार्मोन जो पौधों की वृद्धि करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम दी बॉडी टू दी। ठीक है, हमने बोला जो विषम ऑक्सीजनेटेड रक्त शरीर से कहाँ से आता है। अब मैं बात करूं अगर हार्ट की, तो ये आपका हार्ट है बेटा। तो हमने बोला बॉडी से, ठीक है, बॉडी से ब्लड आ रहा है। तो हमारे दो चीजें होती हैं, एक है आपका ऊपर से
एसवीसी आता है, ठीक है, ऊपर से क्या आता है आपका एसवीसी, जिसको हम सुपीरियर वेना कावा बोलते हैं, नीचे से आपका इंफीरियर वेना कावा, जिसको हम आईवीसी बोलते हैं। अब ये दोनों ब्लड लेके बेटा कहाँ पे आएंगे, तो ये है आपका राइट एट्रियम, ये है आपका राइट वेंट्रिकल, ये है आपका लेफ्ट एट्रियम, ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। अब आपको पता है बॉडी से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट कम है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड, जिसको हम इम्प्योर ब्लड भी बोलते हैं। अब वो बॉडी से जब ब्लड लेके आते हैं तो वो कहाँ पे डालते हैं, यहाँ से बॉडी से ब्लड आ रहा है, यहाँ से भी बॉडी से ब्लड आ रहा है, तो ब्लड कहाँ पे जाएगा बेटा, राइट एट्रियम में। ब्लड कहाँ पे जाएगा आपका दायां आलिंद जिसको हम बोलते हैं, तो आपका सारा ब्लड कहाँ पे आता है बॉडी से, राइट एट्रियम में आता है। सारा ब्लड कहाँ पे आएगा बेटा, आपके राइट एट्रियम में आएगा, ठीक है, ये राइट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम में तो नहीं आएगा, क्योंकि लेफ्ट एट्रियम में तो बेटा लंग्स से जाएगा। अब ये देखो यहाँ से निकला, ठीक है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकला, लंग्स में गया, लंग्स के थ्रू ब्लड कहाँ पे जाता है, लेफ्ट एट्रियम में, तो लेफ्ट एट्रियम में तो कैसा ब्लड जाएगा आपका, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो नहीं जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो कहाँ पे जाएगा, राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम में। बट राइट एट्रियम में बॉडी से सारा ब्लड राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से फिर राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में, लंग्स से राइट एट्रियम में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल में भी क्या जाएगा बेटा, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। राइट वेंट्रिकल में तो राइट एट्रियम से जाएगा, बॉडी से तो नहीं जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल में किससे जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू पूरी बॉडी में आपका ब्लड सर्कुलेट हो जाएगा। तो राइट एट्रियम में बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है सारा इकट्ठा होके कहाँ पे आ जाता है, आपका राइट एट्रियम में आ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, आपका करेक्ट आंसर जाएगा बेटा राइट एट्रियम। तो यहाँ पे ए आपका करेक्ट आंसर जाएगा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम दी बॉडी टू दी राइट एट्रियम। सारा ब्लड कहाँ पे आ जाता है, राइट एट्रियम में आ जाता है। नेक्स्ट है बेटा फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन द एज, अगर हम एज की बात करें, एज पिरामिड जनरली शो एज डिस्ट्रीब्यूशन, मानव जनसंख्या के आयु पिरामिड समानता किसका आयु वितरण दर्शाता है। तो यहाँ पे लिखा गया है ह्यूमन पॉपुलेशन में, क्या सिर्फ ओनली मेल्स का बताता है, ओनली मेल्स का नहीं बताता है, ओनली फीमेल्स का बताता है, मेल्स एंड फीमेल्स दोनों का बताता है। नन ऑफ दीज नहीं है, केवल पुरुष नहीं है, यहाँ पे पुरुष और महिलाएं दोनों की जनसंख्या बताई जाती है, आयु वितरण दोनों की ही बताई जाती है। तो ह्यूमन पॉपुलेशन जो पिरामिड है, एज पिरामिड जनरली शो एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल, बोथ मेल एंड फीमेल दोनों की ही यहाँ पे जो आयु है वो बताई जाती है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे आपका आंसर जाएगा मेल एंड फीमेल बोथ। नेक्स्ट है बेटा अगर हम बात करते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं जाइलम इन प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, पौधों में जाइलम का कार्य होता है, पौधों में जाइलम क्या काम करते हैं, इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, जाइलम इन प्लांट्स, तो इसमें क्या बोलता है, जल का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। अगर हम जाइलम प्लांट में किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, पौधों में जाइलम क्या कार्य करता है, तो ये जल का परिवहन करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ अमाइनो एसिड नहीं, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन नहीं, ये क्या करता है बेटा, आपका जल का परिवहन करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर का काम करता है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉस ऑफ पुअर विजन इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, लॉस ऑफ पुअर विजन जैसे हम जिसको नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस या फिर ब्लाइंडनेस मतलब आपको दिखता नहीं है, पुअर विजन हो जाता है। तो इसमें किसकी कमी से आपका दृष्टि का कमजोर होना, किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन सी की अगर हम बात करते हैं तो विटामिन सी से तो स्कर्वी होगा बेटा। विटामिन के तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्लॉटिंग के लिए, इससे नहीं होगा। विटामिन डी से तो नहीं होगा। विटामिन ए, अगर हम विटामिन ए की बात करते हैं तो ये विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे आपने देखा होगा अगर हम नाइट ब्लाइंडनेस की बात करते हैं तो वो किसकी कमी से हो रहा है बेटा, आपका विटामिन ए की कमी से हो रहा है। तो यहाँ पे पुअर विजन के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या जाएगा, विटामिन ए। तो विटामिन ए, ठीक है, यहाँ पे लॉस ऑफ पुअर विजन इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए की डेफिशिएंसी से देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा पर्सन विद ए बी ब्लड इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट बिकॉज, ठीक है, जिसका क्या है बेटा, पर्सन है जिसके अंदर ए बी ब्लड है, ठीक है, जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है, ए और बी दोनों है,
ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट मतलब ये सबसे ब्लड क्यों कैसे रिसीव कर सकता है, इसके अंदर ऐसा क्या है कि ये सबसे ब्लड रिसीव कर सकता है। तो हमारे पास दो चीजें होती है, एक यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है जो सबसे ब्लड को रिसीव कर सकता है, एक यूनिवर्सल डोनर होता है। तो अगर हम ओ की बात करते हैं कि जो ब्लड ग्रुप ओ है बेटा वो यूनिवर्सल डोनर होता है कि वो सबको ब्लड दे सकता है, और यूनिवर्सल रेसिपिएंट मतलब है ए बी। अब इसमें ऐसा क्या होता है, हमने बोला एंटीबॉडी ए बी इन प्लाज्मा एंड नो एंटीजन ऑन आरबीसी, इसमें कोई एंटीजन नहीं होता, ठीक है, एंटीजन ए बी और आरबीसी एंड नो एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा, कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती, एंटीबॉडी ए इन प्लाज्मा एंड एंटीजन बी ऑन आरबीसी, ऐसा तो नहीं है, नो एंटीजन ऑन आरबीसी एंड नो एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा, ऐसा नहीं होता बेटा। अगर हम इसकी बात करते हैं तो हिंदी में इसको पढ़ो, जो रक्त समूह वाला व्यक्ति है वो सभी से ब्लड को ले सकता है। इसमें इसका कारण क्या है, क्या कारण हो सकता है कि वो सबसे ब्लड को ले सकता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, तो हमने क्या बोला, यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा कि इसमें क्या होता है बेटा, एंटीजन, यहाँ पे नो एंटीजन नहीं, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एंटीजन ए बी होता है आरबीसी पे, ठीक है। आरबीसी की अगर मैं बात करूँ, आरबीसी में यहाँ पे एंटीजन ए बी दोनों हैं, बट इसकी सरफेस में कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती, मतलब इसके खिलाफ हमारे प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, ताकि रिएक्शन, अगर एंटीजन एंटीजन ही है तो बेटा रिएक्शन तो नहीं होगी, तो इसके खिलाफ कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती, इसीलिए सबसे ब्लड ले सकता है। ये ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ये ओ से भी ले सकता है, क्योंकि ओ में तो कोई भी क्या होते हैं बेटा, एंटीजन प्रेजेंट होते ही नहीं है, तो इसके जो प्लाज्मा है उसमें कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती, इसीलिए सबसे ब्लड ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर बी जाएगा, ए नहीं जाएगा। इसमें नो एंटीजन ऑन आरबीसी, आरबीसी में एंटीजन प्रेजेंट होता है बेटा, एंटीबॉडी प्लाज्मा में प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट होगा, बट इसके जो प्लाज्मा में एंटीबॉडीज बनती है वो प्रेजेंट नहीं होगी, इसीलिए सबसे ब्लड ले पाएगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा, बी करेक्ट ऑप्शन जाएगा, ए नहीं, सी नहीं, डी नहीं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जाएगा कि आरबीसी पर ए व बी एंटीजन होते हैं तथा प्लाज्मा में एंटीबॉडी होती है, ठीक है। हमने बोला प्लाज्मा में एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है, इसीलिए क्या कर सकता है बेटा, सबसे ब्लड को रिसीव कर सकता है या सबसे ब्लड को ले सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से पढ़ो बेटा, पी वेव इन ईसीजी रिप्रेजेंट, पी वेव ईसीजी में क्या रिप्रेजेंट करती है, डीपोलराइजेशन। पी वेव की अगर हम बात करें बेटा, आपको पता है पी क्यू आर एस इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर हम एक ईसीजी की बात करते हैं बेटा, उसमें आपकी पी वेव होती है, क्यू आर एस होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं पी क्यू आर एस इसमें प्रेजेंट होती है, पी वेव होगी, क्यू आर एस होगी, क्यू आर एस और आपका टी वेव। क्यू आर एस और टी वेव हमेशा ही वेंट्रिकल की बात करते हैं बेटा, वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन, ये हमेशा वेंट्रिकल की बात करते हैं, जबकि जो पी वेव है वो हमेशा एट्रिया की बात करती है, एट्रियम के डीपोलराइजेशन की बात करती है। ये हमेशा पी वेव हमेशा डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम बताती है, जबकि क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या बताता है आपका, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। जब वेंट्रिकुलर का डीपोलराइजेशन होता है उस टाइम पे हमारी जो वेव बनती है वो क्यू आर एस बनती है। टी वेव क्या बनाता है, वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन बताता है, जबकि जो पी वेव है बेटा वो कब अपेयर होती है, पी वेव इन ईसीजी। ईसीजी में पी वेव किसको रिप्रेजेंट करती है, आपका डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया। जब एट्रिया का डीपोलराइजेशन होता है, जब एट्रिया डीपोलराइजेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन, कि वो कॉन्ट्रैक्शन करती है, रीपोलराइजेशन मतलब रिलैक्सेशन। तो जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है बेटा तो हमारे ईसीजी में पी वेव बनती है, जब हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनता है, और जब वेंट्रिकल हमारा रिलैक्स करता है तो उस टाइम पे क्या बनता है, टी वेव बनता है। तो पी वेव हमेशा क्या बताती है, डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया, एट्रिया की डीपोलराइजेशन को बताती है। आनंदिन का, इसका मतलब है आनंद का डीपोलराइजेशन। तो ईसीजी में पी वेव क्या बताती है बेटा, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, ये बताता है क्यूआरएस, रीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल ये बताती है टी वेव, रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया तो होता ही नहीं है, डीपोलराइजेशन ही होता है सिर्फ हमेशा। तो पी वेव एट्रिया के बारे में बताती है, क्यूआरएस वेंट्रिकल के बारे में, टी वेव आपको बताता है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन कौन बताती है, आपकी टी वेव बताती है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है बेटा, आगे चले, यहाँ तक क्लियर हो गया।
नेक्स्ट है आपका द नोट्स ऑफ रेनवियर आर फाउंड इन, जो आपके नोट्स ऑफ रेनवियर हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं तो हमेशा ही आप, अगर मैं बात करूं तो आपको एक जो हमारा न्यूरॉन का डायग्राम है वो आपको जरूर याद होगा। जब भी हम नोट ऑफ रेनवियर की बात करते हैं तो हमेशा हमारे दिमाग में ब्रेन आता है और न्यूरॉन आते हैं। तो यहाँ पे हार्ट सेल को हम कभी भी नहीं बोलते हैं बेटा हार्ट सेल तो नहीं है, मसल फाइबर लिवर सेल नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा नर्व सेल। ये तंत्रिका की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर आर फाउंड इन, जो नोड ऑफ रेनवियर है बेटा वो कहाँ पे फाउंड होते हैं और कहाँ पे हमें मिलते हैं, ये हमें नर्व सेल में देखने को मिलते हैं। किसके अंदर देखने को मिलते हैं, नर्व सेल के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा द केमिकल सबस्टांस, जो केमिकल सबस्टांस है produced by some microbes which can kill and retard the growth of other microbes as called, मतलब कुछ सूक्ष्म जीवी द्वारा उत्पन्न, ठीक है, कुछ केमिकल सबस्टांस जो हम प्रोड्यूस करते हैं, सूक्ष्म जीव उत्पन्न करते हैं, रासायनिक पदार्थ जो अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं या नष्ट करते हैं। जैसे तुमने एक दवाई का नाम सुना होगा एंटीबायोटिक्स, जिसको हम बोलते हैं। एंटीबायोटिक क्या करती है बेटा, जो हमारे माइक्रोब्स हैं, जो बैक्टीरिया, एंटीबैक्टीरिया मतलब जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करिए, सेप्टिक का मतलब, एंटीसेप्टिक मतलब होता है जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करती है, एंटीबायोटिक मतलब जो बैक्टीरिया को किल कर रही है, ठीक है। ये एक केमिकल से बने हुए। तो हम जब भी हमें इन्फेक्शन होता है हम कौन सी दवाई लेते हैं बेटा, एंटीबायोटिक लेते हैं। कॉमनली हम बात करते हैं कि आप एंटीबायोटिक खा लो। तो एंटीबायोटिक एक ऐसी मेडिसिन है जो क्या करती है बेटा, अन्य जो सूक्ष्म की वृद्धि है, मतलब जो किल करती है, रिटार्ड ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब्स, जो अदर माइक्रोब्स है उनकी ग्रोथ को जो किल करती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या जाएगा बेटा, एंटीबायोटिक्स जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर क्या जाएगा बेटा, एंटीबायोटिक्स जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक आई थिंक आपके हमारे आधे से ज्यादा क्वेश्चन हो गए हैं बेटा। हमने यहाँ तक आपके 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है। हमारे 25 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं अभी तक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका सेल मेम्ब्रेन डज नॉट प्रोसेस, सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या नहीं होता है या क्या चीजों को, सेल जो कोशिका झिल्ली है निम्न में से कौन सा नहीं पाया जाता है, इनमें से कोशिका के अंदर क्या नहीं पाया जाता। अगर मैं बात करती हूँ बेटा एक सेल की, ये आपका सेल है, तो हमने पहले ही पढ़ा था इसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है, क्योंकि हमारे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। और साथ साथ में अगर मैं बात करूँ तो इसमें कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। और फोस्फोलिपिड की अगर हम बात करते हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बेटा वो बाइलेयर होती है, बाइलेयर में जिसमें हमें फोस्फोलिपिड देखने को मिलता है, फोस्फोट और लिपिड्स उसमें पाए जाते हैं। कभी भी हमने ये नहीं सुना कि हमारे सेल के अंदर न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। तो हमारे सेल के अंदर प्रोटीन्स तो होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर राइबोसोम्स है जो प्रोटीन की फैक्ट्री का काम करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स का काम करता है, बाइलेयर है, फोस्फोट उसके अंदर बनते हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट आप इसके अंदर बनते हैं। बट इसके अंदर क्या नहीं बनता, न्यूक्लिक एसिड का हमने कभी नहीं सुना कि सेल क्या है, सेल के अंदर न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। तो आपका आंसर यहाँ पे डी जाएगा कि न्यूक्लिक एसिड या फिर न्यूक्लिक अम्ल की अगर हम बात करते हैं तो ये नहीं पाया जाता, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी अ डी। नेक्स्ट है आपका जो सेल ऑर्गेनल फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर बेटा सेल ऑर्गेनल फाउंड है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाला कोशिकांक है। इनमें से क्या है जो किसके अंदर पाया जाता है बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है। तो हमारी दो सेल होती है, एक होता है आपका यूकैरियोटिक, एक होता है आपका प्रोकैरियोटिक। ठीक है, एक होता है आपका प्रोकैरियोटिक, एक होता है आपका यूकैरियोटिक। तो अगर मैं बात करती हूँ जो सेल ऑर्गन है जो प्रोकैरियोटिक के अंदर पाया जाता है दैट इज राइबोसोम्स, जो क्या है बेटा आपका राइबोसोम्स है, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला कोशिकांक क्या है आपका, राइबोसोम्स प्रेजेंट रहता है, जिसके अंदर क्या आता है आपका राइबोसोम्स आता है। क्लियर है बेटा, यहाँ तक आपका एक दो क्वेश्चन और हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेल एसेसरी ग्लैंड, इसमें से कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो मेल एसेसरी ग्लैंड नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं इसमें से आपको कुछ चीजें तो समझ में आ जाएंगी बेटा। जैसे अगर मैं बात करूं सेमिनल वेसिकल, तो सेमिनल वेसिकल हमेशा ही मेल ग्लैंड पाई जाती है, या हम हमेशा पढ़ते हैं कि आपका सेमिनल वेसिकल मेल के अंदर है बेटा, ये तो पाई जाती है आपकी।
ठीक है, ये मेल के अंदर पाई जाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड मेल के अंदर होती है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी मेल के अंदर होती है। ठीक है, ये सारे मेल के अंदर पाए जाते हैं, बट हमने एम्पुला ग्लैंड का नाम कभी भी नहीं सुना कि ये मेल के अंदर एम्पुला ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है, तो प्रोस्टेट मेल के अंदर होती है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी होती है, सेमिनल वेसिकल भी मेल के अंदर, इनमें से सहायक जनन ग्रंथि नहीं है। बट एम्पुला हमने नहीं पढ़ा कि मेल के अंदर पाई जाती है। एसेसरी मतलब जो उसके सपोर्टिव ग्लैंड है, जो सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने कभी भी किसके बारे में नहीं सुना बेटा, एम्पुला के बारे में हमने नहीं सुना, तो ये ग्लैंड जो है मेल के अंदर नहीं होती है। नेक्स्ट है आपका ठीक है, नेक्स्ट है आपका बेटा, इसमें है द ईडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट। कोकोनट का, इसमें से अगर मैं बात करती हूँ, नारियल का खाने योग्य भाग्य है। इनमें से नारियल का खाने योग्य भाग्य कौन सा है? ईडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट इज एंडोस्पर्म। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एंडोस्पर्म क्या है? इसका खाने योग्य पार्ट है। एंडोस्पर्म क्या है? नारियल का खाने योग्य भाग है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्म बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा, टिटनस इज कॉज्ड बाय, टिटनस किसकी वजह से होता है? तो आपको नाम से ही दिख रहा होगा यहाँ पे, साल्मोनेला टाइफी, वाइब्रो कॉलेरी या ई कोलाई, ये किसकी वजह से आपका देखने को मिलता है? ठीक है, अगर हम टिटनेस की बात करते हैं कि टिटनेस इज कॉज्ड बाय, टिटनेस किसकी वजह से होता है, तो आपको एक नाम सुनाई देता है, कॉस्टेरियम। देखो यहाँ पे टिटानी से भी आप याद कर सकते हो उसको, इसमें टिटानी वर्ड आया है, तो कॉस्टेरियम टिटानी किसकी वजह से, इसकी वजह से क्या देखने को मिलता है? टिटनेस। साल्मोनेला टाइफी, टाइफॉइड, विब्रो कॉलेरा नहीं, इससे कॉलेरा देखने को मिलता है। इकोलाई, इकोलाई से बेसिकली हमारा क्या देखने को मिलता है? अगर हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की बात करते हैं तो वो इकोलाई उसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है। तो यहाँ पे कॉस्टेरियम टिटानी जो है वो किसका? टिटनेस का मोस्ट कॉमन कॉज होता है। साल्मोनेला टाइफी, टाइफॉइड का है। विब्रो कॉलेरी, कॉलेरा का है। इकोलाई, इकोलाई इसका नहीं होता है, इसका क्या है? कॉस्टेरियम टिटानी देखने को मिलता है। क्लियर है? नेक्स्ट आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिस्टोन प्रोटीन्स आर, जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं बेटा वो क्या होते हैं? जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं वो क्या होते हैं हमारे? ठीक है, अगर हम हिस्टोन प्रोटीन की बात करते हैं तो ये बेसिकली नेगेटिवली चार्ज होते हैं, बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, एसिडिक पॉजिटिवली चार्ज होते हैं या एसिडिक नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो हमेशा जो हिस्टोन प्रोटीन है वो हमेशा ही बेसिक होते हैं और पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारीय और धनात्मक अवाशित। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? क्षारीय होते हैं, मतलब बेसिक होते हैं, और पॉजिटिवली क्या होते हैं? आपके चार्ज देखने को मिलते हैं। ये बेसिक और पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। क्लियर है आपका? यहां तक क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, टर्नर सिंड्रोम रिजल्ट ड्यू टू, जो टर्नर सिंड्रोम है वो किसकी वजह से होता है? ठीक है, जो आपका टर्नर सिंड्रोम है बेटा वो किसकी वजह से होता है? ठीक है, तो अगर हम टर्नर सिंड्रोम की बात करते हैं तो टर्नर सिंड्रोम किसकी वजह से होता है बेटा? लॉस ऑफ एन एक्स क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन फीमेल। ह्यूमन फीमेल की अगर हम बात करते हैं, अगर उसमें लॉस ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स लॉस हो जाता है, एक एक्स क्रोमोसोम्स कम हो जाता है। आपको पता है फीमेल में XX और मेल में XY देखने को मिलते हैं। तो इनमें से अगर एक X चला गया, फीमेल के अंदर एक ही X रह गया और मेल के अंदर XY, तो अगर एक X क्रोमोसोम्स कम हो जाता है फीमेल के अंदर, अगर एक क्रोमोसोम्स X कम हो जाता है फीमेल के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। जबकि अगर एक और X आ गया मेल के अंदर अगर एक और X आ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? क्लिनफेल्टर सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, अगर मेल के अंदर एक एक्स्ट्रा आ गया तो उस बीमारी को हम क्लिनफेल्टर बोलते हैं, और अगर फीमेल के अंदर एक एब्सेंट हो गया तो उसको हम टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या जाएगा कि मानव मादाओं में एक एक्स क्रोमोसोम्स की कमी हो जाना। ठीक है, मानव मादाओं के अंदर एक क्रोमोसोम्स की अगर कमी हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। क्लियर है बेटा? यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायरस दैट अफेक्ट दी बैक्टीरिया आर नोन एज, वायरस जो बैक्टीरिया को अफेक्ट करता है उसको हम क्या बोलेंगे? सीधा सीधा आपको दिख रहा है, वायरोफेज तो नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? बैक्टीरियोफेजेस
बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। बैक्टीरियोफेज उसको हम बोलेंगे, बैक्टीरिया जो किसको संक्रमित करता है, वाले वायरस को कहलाते हैं। वायरसेस दैट अफेक्ट बैक्टीरिया, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को अफेक्ट कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेजेस बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन इज, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन सा है, इनमें से प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन सा है, जल्दी से आंसर देना बेटा। प्राइमरी मतलब फर्स्ट है आपका, ठीक है। तो प्राइमरी लिम्फोइड आंसर हमेशा ही, अगर मैं बात करती हूँ लिम्फोइड की, तो यहाँ पे आपका थाइमस क्या चाहता है बेटा, थाइमस ग्लैंड। तो प्राथमिक जो लंसिका अंग है या लिम्फोइड ऑर्गन है दैट इज थाइमस। स्प्लीन नहीं, स्प्लीन को तो हम क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी या ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड सेल्स। जैसे आरबीसी ग्रेवयार्ड मतलब होता है आपका कब्रिस्तान, ठीक है। तो जहाँ पे जाके आपकी मर जाती हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी, उसको हम क्या बोलते हैं, स्प्लीन। तो ये क्या है, ग्रेवयार्ड है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका लिम्फ नोड्स, ये नहीं है टॉन्सिल। तो प्राइमरी ऑर्गन में हमेशा ही क्या आता है आपका, थाइमस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपका आंसर जाएगा प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में थाइमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ह्यूमन, अगर हम इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरसेस इज अ मेम्ब्रेन ऑफ ग्रुप ऑफ वायरसेस कॉल्ड, मानव इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस किस समूह का सदस्य है। जो हमारा ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है वो मेंबर किस ग्रुप के वायरसेस से आता है, तो उसको हम रेट्रो वायरस बोलते हैं बेटा। उसको हम क्या बोलते हैं, रेट्रो वायरस बोलते हैं। उसको हम फ्लेवी वायरस या एरेनो वायरस, कोरोना वायरस नहीं बोलते, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका रेट्रो वायरस बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या जाएगा, रेट्रो वायरस जाएगा। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स इज मीडिएटेड बाय, जो ह्यूमोरल आपकी जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी है बेटा वो किससे आती है, टी सेल से, बी सेल से। जैसे सेल इमीडिएट होती है कुछ ह्यूमोरल, कुछ हमारी सेल मीडिएटेड होती है, कुछ ह्यूमोरल इमीडिएट होती है। तो हमेशा बी सेल की हम बात करते हैं, जो बी सेल है आपकी, बी कोशिकाएं हैं, वहां से आपकी ह्यूमोरल इम्यूनिटी आती है। टी सेल से आपके सेल मीडिएटेड एनके सेल, जिसको हम नेचुरल किलर सेल बोलते हैं। प्लाज्मा सेल नहीं है बेटा, यहाँ पे आपका आंसर क्या जाएगा, बी सेल। जो बी कोशिकाएं हैं, जो बी सेल है बेटा, वो क्या बनाती है आपकी ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स के लिए, जो मेडिएटेड करती हैं हमारी, जैसे सेल मीडिएटेड है, ह्यूमोरल मीडिएटेड है, वो कहाँ से आती है आपकी, बी सेल से देखने को मिलती है। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिजीज नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू फूड एंड वाटर, फूड एंड वाटर के थ्रू कौन सी डिजीज इसमें से ट्रांसमिट नहीं होती। जैसे खाद्य एवं जल से संचारित ना होने वाला रोग कौन सा है, जैसे हमने टाइफॉइड, टाइफॉइड आपको पता है, टाइफॉइड की अगर हम बात करें तो ये कंटामिनेटेड वाटर और फूड से होता है बेटा। तो टाइफॉइड तो है। एम्बियबियासिस ये भी ऑल्सो फूड एंड वाटर से होता है, कंटामिनेटेड। स्कारियसिस ये भी होता है बेटा। बट निमोनिया की अगर हम बात करें, निमोनिया आपका इन्फेक्शन है। निमोनिया क्या है बेटा, आपका एक लंग इन्फेक्शन है। निमोनिया को हम क्या बोलते हैं बेटा, लंग इन्फेक्शन बोलते हैं। ये लंग का इन्फेक्शन है, तो इसका फूड एंड वाटर से कोई लेना देना नहीं है बेटा। ये इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। अगर आप इन्फेक्टेड एरिया में रह रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपने इन्फेक्टेड खाना खाया तो आपको निमोनिया हो जाएगा, या आपने गंदा पानी पिया है तो आपको निमोनिया हो जाएगा, क्योंकि ये लंग की बीमारी है बेटा। ये आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारी नहीं है। खाना और पानी से तो आपकी डाइजेस्टिव वाली बीमारी होंगी। तो टाइफॉइड है आपका, एमीबियासिस है आपका, स्कैरियसिस है, ये सारी बीमारी आपकी कंटामिनेटेड, अगर आप गंदा फूड खाते हो या गंदा पानी पीते हो उसकी वजह से होती है। बट आपकी एक ऐसी बीमारी जो आपकी निमोनिया लंग की बीमारी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मलेरिया कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, मलेरिया को कौन कॉज करता है, मलेरिया को कॉज करने वाला कारक आपका क्या है, ठीक है। मलेरिया को कौन कॉज करता है, तो मलेरिया को आपको पता है प्रोटोजोन्स, ठीक है। जो आपका प्रोटोजोआ है वो मलेरिया के कॉज बनते हैं। बैक्टीरिया, वायरस या फंगस की वजह से नहीं होता, ये प्रोटोजोआ की वजह से होता है। तो मलेरिया को कॉज करने वाले आपके जो ऑर्गेनिज्म है दैट इज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या कॉज करता है बेटा, आपका मलेरिया जैसी बीमारी को कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेल स्टरलाइजेशन प्रोसीजर इज ऑल्सो नोन एज, जिसमें हम पुरुष नसबंदी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, जिसमें हम पुरुष की नसबंदी करते हैं। जैसे फीमेल को हम क्या बोलते हैं बेटा, अगर हम उसकी फैलोपियन ट्यूब को कट कर देते हैं, ठीक है, ट्यूबैक्टमी बोलते हैं उसको। तो फीमेल की अगर स्टरलाइजेशन होती है, मतलब फीमेल के अंदर अगर ये प्रोसीजर होता है तो उसको हम ट्यूबैक्टमी करते हैं। तो ट्यूबैक्टमी तो फीमेल के अंदर है बेटा।
फेलोपियन ट्यूब को जब हम कट कर देते हैं तो ये फीमेल के अंदर है। मेल के अंदर जो होती है उसको हम वास्ट डिफरेंस को कट करते हैं, उसको हम वैसेक्टमी बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? वैसेक्टमी। ट्यूबेक्टमी फीमेल के अंदर होती है, मतलब औरतों के अंदर, मादा के अंदर होती है, और मेल के अंदर बेटा वैसेक्टमी होती है, जिसमें हम जो वास्ट डिफरेंस है उसको कट कर देते हैं मेल का, जिसको हम नसबंदी बोलते हैं। मतलब उसके बाद फर्टिलाइजेशन नहीं होता और वो कंसीव नहीं कर सकते, मतलब रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। जो फर्टिलाइजेशन मतलब वो कर तो सकते हैं बट उनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, दोबारा बच्चा नहीं हो सकता। उसके लिए हम क्या करते हैं? नसबंदी करवाते हैं। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट या लास्ट क्वेश्चन है आपके दो। लास्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे बेटा, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, द कॉर्पस लूटियम सीक्रेट लार्ज अमाउंट में जो कॉर्पस लूटियम है वो किसका सिक्रीशन करती है? अगर हम कॉर्पस लूटियम की बात करते हैं तो बेटा ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाले हार्मोन को प्रोड्यूस करती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोजेस्टेरोन बोलते हैं। और प्रोजेस्टेरोन आपको पता है कौन सा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। बट अगर हम जैसे फीमेल का क्या हो जाता है बेटा? मेंसेस हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है, ठीक है। तो कॉर्पस लूटियम की अगर हम बात करते हैं, लूटने वाला जो हार्मोन है, जो कॉर्पस लूटियम है बेटा वो प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेट करती है लार्ज अमाउंट में, ठीक है। तो यहाँ तक आपके जितने भी क्वेश्चंस थे हमने वो सॉल्व कर लिए हैं बेटा। ये सारे क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में देखे गए हैं, प्रीवियसली ईयर देखे गए हैं। जो भी बच्चे अभी अपेयर कर रहे हैं, जो भी बच्चे इस एग्जाम में बैठ रहे हैं, जो आपका यूपीएससी नेट का एग्जाम होने वाला है बेटा 2026 में, उन बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि ये सारे एग्जाम इस पैटर्न के आप बोलते हो कि मैम किस पैटर्न के एग्जाम आते हैं या इतने टफ एग्जाम आते हैं, तो मुझे नहीं लगा इसमें से कोई भी जो क्वेश्चन था वो बहुत ज़्यादा टफ था, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है आप लोगों के लिए। कुछ इजी है और कुछ टफ भी है आपके लोगों के लिए, आप लोगों के, बट इतना भी कोई इजी नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए पहले ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो आपको इसी टाइप के क्वेश्चन की तैयारी करनी है बेटा। इन टॉपिक को आप लोगों को पढ़ लेना है अच्छे, और ये टॉपिक और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि पीवाईक्यू आपके मार्क्स गेनिंग होते हैं। पीवाईक्यू अगर आप पढ़ के जाते हैं तो पीवाईक्यू हमेशा ही रिपीट होते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हर एग्जाम ऐसा है जो क्वेश्चन को रिपीट करता है, तो बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए, और आपको अच्छे से पढ़ने हैं और इन टॉपिक से और भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए जो आपके प्रीवियसली पूछे गए हैं बेटा। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियसली एग्जाम में पूछे गए हैं यूपी के बच्चों के लिए, स्पेशली जो यूपी के बच्चे हैं, बट बाकी के बच्चे भी इनको देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। सेम सिलेबस है नर्सिंग का, तो बाकी की जगह भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको एक पैटर्न पता चल जाता है कि किस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। से आप बोलते हैं कि मैम हम पहली बार दे रहे हैं, हमें नहीं पता कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आपको एक पैटर्न पता चल जाता है कि हाँ इस पैटर्न की क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस सेशन को बेटा यहीं पे एंड करते हैं। होप कि आपको ये सेशन पसंद आया हो, और होप कि आपने ये जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से सॉल्व करे हो, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन का आपको रेशनली भी बताया है, हर क्वेश्चन को हमने यहाँ पे सॉल्व भी किया है। ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ आंसर दे के मैं आगे गई हूँ, मैंने हर एक क्वेश्चन को रुक के हर एक ऑप्शन को आपको एक्सप्लेन किया है, उनको एलिमिनेट करना सिखाया है आपको, और कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी हमने देखा है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप कि आपको सेशन पसंद आया हो बेटा, और आप इसी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें बेटा। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। बाय बाय, मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में।